सिन्हा जी हमारे साथ आज हैं। हम आपको उनसे कनेक्ट करा रहे हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में, नवोदय टाइम्स टीवी में। मनोज जी, कोरोना के इस संकट के काल में जिस तरीके से स्थितियां नजर आ रही हैं, चारों तरफ एक अलग तरीके का भय है, खास करके उन लोगों में जो अपने घर से दूर दूसरे प्रदेशों में हैं। वो लोग निकल के अपने अपने शहरों को जा रहे हैं। ऐसे में चूंकि आप रेल विभाग संभाल चुके हैं, ऐसे में रेलवे भी उनके लिए काफी काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे रेलवे विभाग के इस कार्य को लेकर? देखिए, यह एक ऐसा संकट आया है जो शायद सदियों में कभी कभी आता है और इसके बारे में देश को या दुनिया को कल्पना नहीं थी। भारत, मैं मानता हूँ, सौभाग्यशाली है। दुनिया के विकसित देशों में या अनेक देशों में जिस तरह की तबाही मची है, मुझे लगता है भारत अभी उस तुलना में काफी हद तक सुरक्षित है और इसमें देश के प्रधानमंत्री और का सक्षम नेतृत्व भी मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं भारत की जो संस्कृति है, हमारे जीने का जो तरीका रहा है, उसका भी इसमें अपना योगदान है। ये सच है कि संकट की घड़ी में जो लोग घर से दूर होते हैं, उनकी एक बलौती इच्छा होती है, अच्छा हो बुरा हो, जो हो वो अपने परिवार के साथ हो, अपने गांव में हो। उनमें एक इच्छा जागृत हुई कि जल्दी से जल्दी हम अपने घर पहुंचे, लेकिन सामान्य परिस्थितियां नहीं है। भारतीय रेल को मैं मानता हूँ बहुत ही एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है। रेलवे के 13 लाख कर्मचारी और अधिकारी जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, बड़ी निष्ठा से और समर्पण भाव से देश के लिए काम किए। फिर से प्रवासी श्रमिकों का मामला हो या संकट में फंसे हुए लोगों का मामला हो, रेलवे ने वो जिम्मेदारी फिर से अपने कंधे पर उठाई है और देश के विभिन्न राज्यों से उनको अपने अपने गृह प्रदेश में पहुंचाने का काम रेलवे ने प्रारंभ किया है। अब लॉ एंड ऑर्डर ये रेलवे देख नहीं सकती है। रेलवे ने एक और काम किया है, जो टिकट या भाड़ा है उसका 85% रेलवे खुद वहन कर रही है, 15% राज्य सरकारों को वहन करना है। लेकिन अब संख्या बहुत ज्यादा है, भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। क्रमानुसार धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में जो लोग चाहते हैं वो अपने घरों तक पहुंचेंगे। इधर लॉकडाउन 3 में थी, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में गतिविधियां भी काफी तेज हो गई हैं। कुछ निर्देशों के साथ ऑरेंज जोन में भी गतिविधियां बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि श्रमिकों में भी एक भाव आया है कि हम जहाँ हैं वहीं बने रहें और काम अब शुरू होने वाला तो हमें काम भी मिलेगा। एक प्रकार की स्थिति है और इसमें रेलवे के काम की मैं सराहना करता हूँ और एक अपील मैं जरूर करना चाहता हूँ श्रमिकों से, प्रवासी लोगों से, कि धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। हड़बड़ाहट में जिस तरह के दुखद समाचार मिल रहे हैं, हृदय द्रवित हो जाता है। धैर्य बनाए रहे, जहाँ हैं वहीं रहें। सरकार पूरी तत्परता से, भारत सरकार भी और राज्य सरकारें भी लोगों की मदद में लगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति देखने में आई है, कुछ लोग राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं कोरोना संकट के समय। 1 मई को पहली श्रमिक ट्रेन चली थी। आपने देखा होगा 3-4 दिनों तक कहीं कोई देश में दिक्कत नहीं थी। कुछ विपक्ष के बड़े नेताओं ने बयान दिया और कहा कि साहब हमारी पार्टी मजदूरों का किराया देगी। कहाँ देगी? रेलवे ने कहीं अपनी खिड़की खोली नहीं है टिकट बेचने का। रेलवे राज्य सरकारों को ही टिकट दे रही है और उनको बता रही भाई ये 1200 लोग आने वाले हैं, आप लिस्ट तय करो और आप भेजो। सुरक्षित पहुंचाना, उसमें खाना देना, ये हमारा काम है। सैनिटाइज करना, ये हमारा काम है। उनके बयान के कारण मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा एक अजीब प्रकार का दृश्य रेलवे के कुछ स्टेशनों को पैदा हुआ, कुछ शहरों में पैदा हुआ। मैं निवेदन करूंगा सभी से, ऐसे समय में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। ये संकट खत्म हो जाए फिर राजनीति आराम से हम करेंगे। मनोज जी, जैसा कि इस संकट काल में जनप्रतिनिधि और राजनेता और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पे मदद करने को अभियान चला रही हैं, आपके स्तर पे और भाजपा के स्तर पे किस तरीके से चीजें चल रही हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर में जरूरतमंद लोगों को खाना भी पहुंचा रही है। मोदी किट के माध्यम से
लोगों को राशन भी हम दे रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क, अनेक प्रकार की सुविधाएं पार्टी उपलब्ध करा रही है। गाजीपुर में भी गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को बड़ी शिद्दत से प्रारंभ किया है और हमने भी वहाँ के पार्टी के पदाधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए लोगों की कैसे अधिक से अधिक मदद की जाए, इस काम को हम कर रहे हैं। मोदी किट गाजीपुर में अधिकांश गरीबों तक हमने हमारी पार्टी ने पहुंचाया है। एक बात मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, पिछले 4 वर्षों से 3 मेडिकल वैन, सुसज्जित मेडिकल वैन गाजीपुर में हम चलाते हैं, कुछ मित्रों के सहयोग से चलाते हैं। उसमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, एक पैरामेडिकल स्टाफ है, एक फार्मासिस्ट है, लोगों की जांच भी हो जाती है और समुचित दवा भी दी जाती है। ऐसे संकट की घड़ी में वो एक वरदान साबित हो रहा है गाजीपुर के गरीब और मरीजों के लिए। मैं समझता हूँ पार्टी के कार्यकर्ता उसकी पूरी देख रेख कर रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी, हमारी पार्टी मंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार पार्टी के पदाधिकारियों के संपर्क में है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी इस काम को गति देने के लिए बराबर कर रही है। हम सब लोग पूरी तन्मयता से गाजीपुर में भी और देश के विभिन्न हिस्सों में जो गाजीपुर के लोग हैं या पूर्वांचल के लोग हैं, वो भी नित्य प्रति फोन करते हैं, कहीं कोई कठिनाई है, उनकी कठिनाई का समाधान जरूर कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेके जो एक तरह की बात चल रही है, उसमें काफी दिक्कत में रहे हैं। वो जहां वो रह रहे थे वहां उनको कई तरीके की परेशानी आई। इसको लेके आप क्या देखते हैं? मैंने पहले बताया कि 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जारी किया। गरीबों को 3 महीने का मुफ्त राशन, उनके खाते में 1,000 रुपया, रसोई गैस 3 महीने तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वो मुफ्त दी जा रही है। महिलाओं के खाते में 500 रुपया। राज्य सरकारें भी अपने पूरी क्षमता के अनुसार लोगों को राशन और बाकी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। हम बड़ा देश है, बड़ी संख्या में लोग हैं, ये संभव है कि कुछ लोगों को कठिनाई हुई होगी, लेकिन हमारे देश की प्रकृति जरा दूसरे प्रकार की है। संकट के समय में मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकार आगे आती है वहीं समाज भी आगे आता है। और मैं एक वीडियो देख रहा था किसी टेलीविजन चैनल में, पंजाब में कोई सज्जन है, वो रोज पहुंचते हैं और लोगों को नगद पैसा बांटते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाज भी काफी आगे आकर के, तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को भोजन और मदद उपलब्ध करा। सर मनोज जी, जैसा कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से आपका पूरा संबंध है, किसानों के प्रति आपका पूरा एक लगाव रहता है। किसान इस कोरोना काल में किस तरह से संकट में है? क्या उनको परेशानी है फसलों को लेके या फिर और तरीकों से? क्या देखते हैं आप? ये बड़ा मैं मानता हूं कि सौभाग्य की बात है कि देश के किसानों के कारण ये संकट शायद कम हो, क्योंकि बड़ी मेहनत से रबी की फसल किसानों की तैयार हुई है। ये सच है कि प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है, लेकिन मोटे तौर पर अच्छी फसल हुई और किसान सम्मान निधि पहले ही चरण में प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिया। अलग से 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिया गया है। ये योजना आगे भी चल रही और संयोग से बारिश भी अच्छे ढंग से हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों की उपज को कैसे खरीदा जाए, मोटे तौर पर 50% प्रोक्योरमेंट हो गया है और मैं समझता हूँ पर्याप्त मात्रा में प्रोक्योरमेंट होगा ताकि किसानों को सीधा पैसा मिल सके। इस काम में भारत सरकार भी लगी है, FCI लगी है, कई राज्य सरकारें भी इस मामले में बेहतर काम कर रही हैं और जो अनुमान है आने वाली खरीफ की फसल की तैयारी में भी किसान लगे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी खरीफ की फसल भी इस देश में होगी। कोरोना के संकट में एक अच्छा समाचार ये है कि कृषि किसान पूरी मेहनत से किसान कोशिश कर रहा है कि केवल देश के लोगों की भूख या क्षुधा को न सहन करे, बल्कि बाहर भी लोगों की मदद कर सके। फसलों की कटाई को लेकर किसी तरीके के समाचार आपके पास आ रहे होंगे, क्या स्थिति है? कोई दिक्कत आ रही है फसलों की कटाई को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि पर्याप्त संख्या में मजदूर भी उपलब्ध हैं।
यंत्र भी उपलब्ध है। और सरकार ने जब लॉकडाउन घोषित किया तो मैं समझता हूँ तुरंत ही ये बात साफ कर दी थी कि कृषि के क्षेत्र के, कृषि से संबंधित जो काम है वो निरंतर चलते रहेंगे, इसलिए कोई कठिनाई कृषि क्षेत्र में नहीं आई। अच्छा, उत्तर प्रदेश चूंकि कोरोना संक्रमण को लेके काफी काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, कोरोना की महामारी फैले नहीं इसको लेके तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए खास तौर से जो पीड़ित हैं उससे पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके इलाज को लेके और चिकित्सा व्यवस्था को लेके कैसी स्थिति नजर आती है आपको, कैसा लगता है? देखिए, मैंने पहले कहा कि एक अभूतपूर्व संकट है। पहले पूरे देश में एक लैब थी पुणे में जहाँ टेस्ट होता था, आज 250 से ज्यादा ऐसी लैब्स देश में हो गई और उत्तर प्रदेश में भी अनेक लैब्स स्थापित की गई हैं। टेस्ट की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, भारी मात्रा में टेस्ट हो रहा है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करूंगा कि जिस ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है उसके कारण काफी हद तक कोरोना को रोकने में उत्तर प्रदेश की सरकार को सफलता मिली। गरीब और मजदूरों को, किसानों को, जरूरतमंद लोगों को जिस तरह से मुफ्त में राशन, नगद पैसा, बाकी सुविधाओं का ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो सराहनीय कदम है। और जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स पर आक्रमण किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया या व्यवधान उत्पन्न किया उनके कामों में, उस पर भी जिस तरह की शक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाई है उनका मनोबल डाउन हुआ है। और मुझे लगता है ये जमाती लोग अगर न आए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में संख्या और कम रही होती, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यंत सराहनीय काम इस क्षेत्र में किया। पूरी दुनिया में ये संकट छाया हुआ है, जगह जगह हर दुनिया के देशों ने अपने अपने तरीके से प्रतिबंध लगाए हैं। भारत में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, फिर उसके बाद धीमे धीमे अब उसमें ढील दी जा रही है, कुछ जगहों पर जहां ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, उसके हिसाब से छूट दी जा रही है। कैसा लग रहा है कि भारत देश में स्थिति कैसी नजर आती है आपको? मैं मानता हूं कि बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भारत में प्रधानमंत्री जी ने लिया और ठीक समय से, मैं कहूं कि थोड़ा पहले ही लॉकडाउन करके नियंत्रित करने में सफलता पाई इस देश ने। अब ये सच है कि ये संकट तत्काल खत्म होने वाला नहीं है, तो इसमें हमें जीने की आदत डालनी है। वो तमाम सावधानियां जो बार बार बताई जा रही हैं, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बराबर हाथ धोना, सफाई से रहना, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इम्यूनिटी को मजबूत करना, मैं समझता हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमें जीने की आदत डालनी होगी और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सरकार ने उचित फैसला किया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। ये संकट एक यहाँ चुनौती के रूप में आया, वहीं मैं मानता हूँ कि एक बड़े अवसर के रूप में आया। दुनिया भर में जिस तरह कुछ देशों के प्रति वितृष्णा पैदा हुई है, उसका लाभ भारत उठा सकता है। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहती हैं आना। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भारत उनका सबसे अच्छा डेस्टिनेशन होगा और भारत की अर्थव्यवस्था संभालने में और तेज गति से आगे ले जाने में मोदी जी के नेतृत्व में यह देश सफल होगा। आरोग्य सेतु ऐप आपने भी डाउनलोड किया है, इसके लिए आपने आह्वान भी किया लोगों से कि उसको डाउनलोड करें। क्या आपने डाउनलोड करके इसके फायदे देख लिए हैं, कैसा लग रहा है? मैं मानता हूं कि आरोग्य सेतु देश के हर आदमी को डाउनलोड करना चाहिए। ये हमारा जीवन रक्षक है, हमको खतरों से आगाह करता है और शायद कोई ऐसा ऐप होगा जो इतने कम समय में 9.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, निजता का सवाल उठा रहे हैं। मैं उनसे बार बार यह आग्रह कर रहा हूँ, भाई ये कोई बाध्यता नहीं है। बार बार सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें कोई निजता का उल्लंघन नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है, आपके डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि 9.5 करोड़ लोग इस बात पर भरोसा कर रहे हैं। कुछ संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग एक अविश्वास की भावना पैदा करके मैं समझता हूँ देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब ये बात सबको मालूम है, पार्क में जा करके टहलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम जिद कर ले कि नहीं साहब हम जाएंगे, तो इसका तो कोई उपाय नहीं हो सकता है। उसी तरह की बात कुछ राजनेता इस देश में कर रहे हैं। आपने ट्विटर पे एक अभियान चलाया कोरोना योद्धा को लेकर, उन सबके सम्मान में।
आप अगर उस पे तरह तरह के डॉक्टर, डिफरेंट सेक्टर के लोग जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनकी फोटो के संग एक बढ़िया सी लाइन लिख के आप उनके लिए सम्मान में देते हैं। ऐसा विचार कैसे आया आपके मन में कि ट्विटर पे इस तरह अभियान चलाएं? जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश का आह्वान किया कि थाली ताली घंटी बजा करके कोरोना योद्धाओं का देश सम्मान करे, पूरा देश मैं समझता हूँ कि एक स्वर से उस दिन वो काम किया। प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से अपील भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि पार्टी के सभी लोग, यार मैं तो कहूँगा कि देश के सभी लोगों को ऐसे समय में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। आने वाले दिनों में आपने देखा पिछले दिनों सेना के हेलीकॉप्टर्स और जहाजों ने उस वर्षा किया अस्पताल कर्मियों पर, डॉक्टरों पर। तो ये देश का एक परम कर्तव्य है कि जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके हमको आपको बचाने के लिए बिना परवाह किए अपने परिवार के दिन रात मेहनत में जुटे हैं, उनका हम सम्मान करें। इसी भाव से प्रतिदिन किसी न किसी डॉक्टर को या ऐसे किसी कोरोना वॉरियर के प्रति हम भी तो अच्छे शब्द लिखते हैं और उनको सम्मान करते हैं। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है। विपक्ष की तरफ से ये आवाज भी उठ रही है कि लॉकडाउन कैसे खत्म होगा, कैसे खोला जाएगा, इसकी रणनीति बताए सरकार। आपको क्या लगता है कि अभी स्थितियां कैसी हैं और लॉकडाउन को लेकर आगे क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि व्यापक विमर्श के बाद फैसले प्रधानमंत्री जी ने लिए। विपक्ष के नेताओं से बात की, बैठक बुला करके देश के सारे मुख्यमंत्रियों से निरंतर संपर्क में है। टीम इंडिया इस संकट से लड़ रही है, ऐसा भाव पहली बार देश में दिखाई पड़ रहा है। देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, बिजनेस लीडर से बात किया। तो समाज के सभी वर्गों से प्रधानमंत्री जी निरंतर संवाद करके और सारे मुख्यमंत्रियों, विपक्ष के लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनको विश्वास में लेकर के फैसले लिए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है जिसको प्रधानमंत्री जी पूरी प्रतिबद्धता से पालन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्थितियां भारत में अभी उतनी नहीं बिगड़ी है और जो निर्देश दिए गए हैं, अगर देशवासी और देश के नागरिक उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के युद्ध में भारत विजयी। लॉकडाउन की बात हुई। लॉकडाउन में ज्यादातर लोग घर पे हैं, अपने अपने काम में हैं, घर से ही जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। आप भी घर पे हैं, किस तरीके से आप अपना अपना समय बिता रहे थे? थोड़ा सा इस संवेदनशीलता के बीच थोड़ा सा अलग बात भी की जाए। अध्ययन, पाठन, अध्यात्म या फिल्में देखना, आप किस तरीके से अपने घर पे किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी ने मुझे लगता है कि हमारे और आपके बीच की दूरी खत्म कर दी है। आज हम स्काइप पर आपसे पूरी बात कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से गाजीपुर में शाम की बैठक में हम रोज संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुबह 1-2 घंटे का नियम ऐसा बना हुआ है कि राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा, मोदी किट पहुंचा या नहीं पहुंचा, लोगों से जानकारी लेना और उसका इंतजाम करना। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग फोन करते हैं, उनकी मदद के लिए कैसे वहाँ के स्थानीय पार्टी के प्रमुख नेताओं से संपर्क करके, प्रशासन से संपर्क करके, जिनसे संपर्क करना है उनसे संपर्क करके उनको मदद कैसे तुरंत पहुंचाई जाए, इस काम को हम करते हैं। और ये ठीक है कि थोड़ा समय मिला है और 35-36 वर्षों में एक रेगुलेटेड लाइफ जीने का पहली बार अवसर मिला है। थोड़ा स्वास्थ्य पर भी और थोड़ा अध्ययन पर भी विशेष रूप से मैं ध्यान दे रहा हूँ। अध्ययन में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ चूंकि आपने पिछले दिनों ट्विटर पे रामधारी सिंह दिनकर की कविता पोस्ट की थी काफी, जिसमें लोगों को उत्साह मिलता है उन लाइनों से, तो अध्ययन और पाठन चल रहा है इस समय जी। किस तरह की पुस्तकें पढ़ रहे हैं? मैंने रामचरितमानस पढ़ा, गीता पढ़ा, दिनकर जी की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उसको पढ़ा। भारतीय संविधान को भी एक बार फिर से दोबारा पढ़ने का अवसर मिला और भी अनेक इस प्रकार की किताबें मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि काफी समय मिला है तो इसका सदुपयोग किया जा रहा है। आपकी हॉबीज रही होंगी जिनको आप व्यस्तताओं के दौर में नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ ऐसी हॉबी जिसको इन दिनों आपने किया हो पूरा शौक, कोई ऐसा? मुझे लगता है कि पार्टी में काम करते करते सबसे बड़ी हॉबी यही हो गई कि
जरूरतमंद लोगों की कैसे सेवा की है। सेवा भाव से समाज में काम करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वही स्वभाव शुरू से विकसित हुआ, तो वो प्राथमिक काम है जिसको सबसे पहले 2 घंटा वही करते हैं। फिर निश्चित रूप से स्वाध्याय की ओर, सेहत अपनी ठीक रहे, इस पर भी थोड़ा इधर ध्यान दिया है। योग या व्यायाम किस तरीके से, जिम वगैरह भी? जिम जो है वो घर पर ही है और वर्कआउट करते हैं, योग भी करते हैं, थोड़ा व्यायाम भी करते हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने बहुत पहले सिविल इंजीनियरिंग में की पढ़ाई की आपने। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आप काफी दिनों से राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसा नहीं लगता कई बार कि आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग और राजनीति से जोड़ के कुछ चीजें सामने लानी चाहिए, कुछ करना चाहिए इस दिशा में? मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक तो भावना पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला और देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उस पढ़ाई का लाभ बहुत मिला है मुझे। और मैं मानता हूं कि जो कुछ मेरे में अच्छा है वो हिंदू विश्वविद्यालय का प्रभाव है और उसके कारण जो भी मुकाम हमने हासिल किया है, छोटा बड़ा, मैं मालवीय जी की कृपा मानता हूँ। और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के कारण विषयों को समझने में बड़ी सुविधा हुई है, समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी, यहाँ किताबी ज्ञान तो उसके पास होता ही है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी का आविष्कार वहीं हुआ था हिंदू विश्वविद्यालय। तो समस्या को कैसे समाधान की तरफ ले जा सकते हैं, ये हिंदू विश्वविद्यालय में जिसने पढ़ा है वो अच्छी ढंग से जानता है। तो मैं मानता हूं कि इसका लाभ मुझे मिला है। राजनेता हैं आप और चूंकि इस समय बहुत ही संकट के काल हैं, आपकी तरफ से जनता के लिए क्या संदेश है? मैं लोगों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, साहस से डटे रहने की जरूरत है। संकट है, लेकिन संकट से हम निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे। जो निर्देश सरकार ने, हमारे डॉक्टरों ने बताया है, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क या गमछा, हाथ की सफाई, अगर ये और आरोग्य सेतु डाउनलोड करना, ये सब काम हम करते रहेंगे। मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। देश बड़े ही सक्षम नेतृत्व के अंतर्गत काम कर रहा है। कोरोना पर भी विजय पाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक करेंगे और आने वाला समय मैं समझता हूँ कि भारत के लिए उज्जवल समय। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।